बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों हिंदी की क्लास है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आए। खालिस्तान, इनको रिक्त स्थान के नाम से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास 12th के जो छात्र हैं वह सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका वीडियो है। बच्चों यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे हिंदी के एग्ज़ाम में। और जो रिक्त स्थान है वेरी इंपॉर्टेंट है, बस आपको समझना है और आप कितने रिक्त स्थान कर सकते हैं ये आप लोग खुद देखिए। और दूसरी बात ये है कि कोशिश ये करें, सभी जो भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं वो कॉपी और पेन लेके बैठें और लिखें, वो तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और जो क्वेश्चन हैं उनको लिखेंगे तो बेहतर कर पाएंगे, ये आप लोग ज़रूर याद रखें। तो कॉपी पेन ले लीजिए सभी छात्र और इसको लिखना स्टार्ट भी कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, बड़े अच्छी प्रकार से चीज़ों को समझेंगे हम लोग। बस वीडियो के लास्ट तक आप लोग जो है बने रहिएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे जो छात्र हैं मैं व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि सर हमें इस वीडियो की लिंक दे दो या उस वीडियो की लिंक दे दो। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप जो है यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो देख सकते हैं। ग्रुप में मैं आपको रोज़ रोज़ लिंक नहीं दे सकता हूँ, इसलिए आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता जाए। बहुत सारे बच्चे सिर्फ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को नहीं दबाते तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो ये भी उनके साथ समस्या हो सकती है। अब उनको रोज़ लिंक कहाँ तक दूंगा मैं, इसलिए मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि बच्चों आप जो है बेल आइकन को दबा लें। अगर आपने वीडियो उस समय नहीं देख पाया तो आप एक काम करें, चैनल का प्लेलिस्ट रहता है तो प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग, और वहाँ जाके जो भी मैंने आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है 12th एग्रीकल्चर आपका 2022 करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ पर सभी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा जो भी वीडियो है पर डे मिलती रहेंगी, एकदम से पूरी वीडियो नहीं मिलेंगी। बहुत सारे छात्र कहते हैं सर ये वीडियो है ये डाल दो, भाई धीरे धीरे मिलेंगी। 2-4-8 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 8 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस मंथ में ही कंप्लीट कर लें। यदि 1-2 चैप्टर रहते हैं तो उसको हम लोग जनवरी में कंप्लीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आला। हिंदी का थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम लोग देंगे, साथ साथ में टॉपिक वाइज भी हम आगे कराएंगे। अभी समय हमारे पास जनवरी का, जनवरी में हम इस हिंदी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो कुछ हम लोग रिक्त स्थान लेकर आए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सभी चैप्टर के आपके कमांड जो है क्वेश्चन हैं आपके, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सभी प्रश्न हमने इसमें लिए हैं, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। देखिए बच्चों, आप कॉपी पेन अगर आपने ले लिया हो तो आप एक एक से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 मैं आपको बताऊंगा, कवि के अनुसार बादल के भीतर है की शक्ति एक साथ समाहित होती है। मतलब किसकी शक्ति, ध्यान रखें, कवि के अनुसार बादल के भीतर, ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा वो होगा, लिखिए आप लोग, सृजन और ध्वंस। क्या आंसर होगा इसका? सृजन और ध्वंस। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, सृजन और ध्वंस की शक्ति एक साथ समाहित होती है, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखें, सृजन और ध्वंस की शक्ति एक साथ समाहित होती है। नेक्स्ट है आपका दूसरा वाला बच्चों, पृथ्वी के हृदय में सोए हुए, पृथ्वी के हृदय में क्या सोए? अंकुर सोए हुए हैं। क्या सोए हुए हैं बच्चों? ध्यान रखें, अंकुर लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे इसका खालिस्तान होगा आपका अंकुर सोए हुए हैं। तो पृथ्वी के हृदय में कौन सोए हुए हैं? अंकुर सोए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बच्चों, वर्षा काल में बादल घोर गर्जना करते हुए, वर्षा काल में बादल घोर गर्जना करते हुए बरसते हैं। तो घोर गर्जना करते हुए मूसलाधार बरसते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? मूसलाधार बरसते हैं, मूसलाधार बरसते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका, तुलसीदास की भक्ति करते थे। तो तुलसीदास किन की भक्ति करते थे? इसका आंसर सही क्या होगा? तुलसीदास राम जी की भक्ति करते थे। किसकी भक्ति करते थे? श्री राम जी की भक्ति करते थे, ठीक है। 5वां है आपका बच्चों नेक्स्ट, तुलसीदास जी ने नामक हो गए, नामक मुक्तक काव्य लिखा था। जी हाँ, तुलसीदास जी ने कौन सा आपका मुक्तक काव्य लिखा था? बताइए बच्चों, तो ध्यान रखना, विनय पत्रिका। कौन सा बच्चों? लिख लीजिए इसको, विनय पत्रिका नामक जो है आपका क्या लिखा था? मुक्तक काव्य लिखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। 6वां आपका प्रश्न है, संजीवनी बूटी लाने गए थे। अब कौन गए थे? सबको मालूम है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी ना, तो उस समय संजीवनी बूटी लाने गए थे। सब जानते हैं इनको, हनुमान जी। कौन गए थे? हनुमान जी गए थे,
ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद यदि बात करें हम लोग, रामचरितमानस नामक महाकाव्य द्वारा रचना की गई है, किसके द्वारा की गई है बताइए? रामचरितमानस एक महाकाव्य है, इस महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई आपको बता होना चाहिए, सब लोग जानते हैं, तुलसीदास जी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? तुलसीदास जी के द्वारा ये रचना की गई है, जिसका नाम है आपका क्या? रामचरितमानस। इसके बाद है नेक्स्ट आपका आज का युग। 8वां आपका प्रश्न है, आज का युग कौन सा युग है? सब जानते हैं आज का युग आपका भौतिकवादी युग है बच्चों, लिख लीजिए इसको आप लोग। आज का युग भौतिकवादी युग है। कौन सा युग है बच्चों? भौतिकवादी युग है। बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है रंग ए शायरी। रंग ए शायरी आपकी की रचना है, किसकी रचना है? ध्यान रखें, रंग ए शायरी फिराक गोरखपुरी की रचना है। किसकी है बच्चों? फिराक गोरखपुरी, लिख लीजिए आप लोग, फिराक गोरखपुरी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका 10वां आपका प्रश्न है बच्चों, कवि कागज के पृष्ठों को एक के समान मानता है। 10वां आपका प्रश्न है बच्चों, कवि कागज के पृष्ठों को एक, क्या आएगा इसमें बताइए? छोटे खेत के समान मानता है। किसके समान मानता है? छोटे खेत के समान मानता है। ध्यान रखें, छोटे खेत के समान मानता है, ठीक है। तो कवि कागज के पृष्ठों को कैसे मानता है? छोटे खेत के समान मानता है। बहुत बढ़िया। 11वां है आपका नीरजा काव्य रचना। नीरजा काव्य रचना द्वारा रचित है, मतलब नीरजा किसके द्वारा लिखी गई आपकी रचना है? तो ध्यान रखें, नीरजा आपकी महादेवी वर्मा, किसके द्वारा? महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट है आपका बाजार दर्शन एक विधा की रचना है। जी हाँ बच्चों, जो बाजार दर्शन है एक कौन सी विधा की रचना है, ये आपको बताना है। आंसर बताइए आप लोग, किसकी रचना है? तो ध्यान रखें, बाजार दर्शन एक निबंध विधा की रचना है। किसकी है बच्चों? निबंध, ये निबंध विधा की रचना है, ध्यान रखें। इसके बाद है चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन एक कलाकार है, सबको मालूम है चार्ली चैपलिन, मैंने कल से भी इससे संबंधित प्रश्न बताया था। चार्ली चैपलिन जो थे वो एक हास्य कलाकार थे। कैसे थे बच्चों? वो एक हास्य कलाकार थे, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग आगे बात करें, 14वां है चार्ली चैपलिन यानी हम सबके लेखक। यानी हम सबके लेखक कौन है बच्चों बताइए? चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इसके लेखक कौन है? आपको आंसर देना होगा। बिल्कुल आंसर इसका आप सब सही देंगे। इसके जो लेखक थे वो थे आपके विष्णु खरे। कौन थे बच्चों? विष्णु खरे, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आगे बात करते हैं चुंबक का जादू। चुंबक का जादू किस पर चलता है? सबको मालूम है चुंबक का जादू लोहे पर चलता है। किस पर बच्चों? चुंबक का जादू लोहे पर चलता है। नेक्स्ट है आपका 16वां प्रश्न, गंगा का शुद्ध रूप है। जी हाँ बच्चों, गंगा का जो शुद्ध रूप है, गंगा को ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं। गंगा को कैसे लिखते हैं? देखिए आप लोग, गंगा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर ये बिंदी आएगी, ठीक है ना। तो गंगा का आपका शुद्ध रूप ये है। नेक्स्ट बात करें बच्चों आपका छोटे छोटे वाक्यांशों को क्या कहते हैं? छोटे छोटे वाक्यांशों को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों बताइए आप लोग? छोटे छोटे वाक्यांशों को क्या कहते हैं? ध्यान रखें, छोटे छोटे वाक्यांशों को हम लोग मुहावरे कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरे, ठीक है। इसके बाद भारत की राष्ट्रभाषा, कल ही बताया था, भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। कैसी है आपकी? भारत की राष्ट्रभाषा आपकी हिंदी है। सिंपल सी आपकी बात है। 19वां प्रश्न है मध्य प्रदेश की राजभाषा। बिल्कुल बच्चों, ये भी सबको मालूम होगा, मध्य प्रदेश की राजभाषा भी कौन सी है? हिंदी है, ठीक है ना। ध्यान रखें, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और मध्य प्रदेश की राजभाषा भी हिंदी है। नेक्स्ट है आपका मालवी। मालवी मध्य प्रदेश की भाषा है, सब लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश की मालवी क्षेत्र की आपकी भाषा है कौन सी? मालवी, सब लोग जानते हैं। तो ध्यान रखें, मालवी भाषा है या बोली है, ये आपको बताना होगा। यहाँ पे मालवी मध्य प्रदेश की एक बच्चों बोली है। मैंने आपको बोली भाषा के बारे में पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया था, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मालवी मध्य प्रदेश की एक बोली है, ठीक है ना। बोली क्या होती है? क्षेत्रीय होती है, छोटे से क्षेत्र में इसको बोला जाता है।
इसके बाद ऊँट के मुंह में जीरा, सब जानते हैं, मैं मुहावरे भी आपको पढ़ा चुका हूँ। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या है? सब लोग जानते हैं कि आवश्यकता से कम वस्तु, जरूरत से भी कम वस्तु यदि मिलती है तो उसको लिए हम कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका 22वां, मुक्तक काव्य में प्रत्येक स्वतंत्र अर्थ होता है। जी हाँ, 22वां आपका प्रश्न है, मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद का स्वतंत्र अर्थ होता है। क्या आंसर आएगा इसका? छंद का स्वतंत्र अर्थ होता है। ठीक है ना? तो मुक्तक काव्य में ध्यान रखना, प्रत्येक छंद का स्वतंत्र अर्थ होता है। नेक्स्ट है आपका 23वां, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। बहुत अच्छा प्रश्न है, कल भी इसको बताया था। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। इसको लिख लीजिएगा, आपके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। 24वां प्रश्न है, काव्य में जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो। देखिए समझिए आप लोग, काव्य में जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? सबको पता है, काव्य में जब कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होता है? ध्यान रखना, विशेषोक्ति आपका अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति आपका अलंकार होता है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका रौला और उल्लाला छंद से। 27वां प्रश्न है ये, कुछ 2-3 प्रश्न आपके कट गए, कोई बात नहीं। रौला और उल्लाला छंद से मिलकर बनने वाला छंद कौन सा है? सिंपल प्रश्न है, सब जानते हैं रौला उल्लाला बराबर कौन सा होता है? छप्पय छंद। लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में तो कई बार इसको पूछा ही जाता है। ध्यान रखें, रौला और उल्लाला छंद से मिलकर बनने वाला छंद कौन सा होता है? छप्पय छंद होता है। कवि ने भाद्रपद मास के बाद के मौसम की सुबह की तुलना की आंखों से की है। किसकी आंखों से की है? कवि ने भाद्रपद मास के बाद के मौसम की सुबह की तुलना आंखों से की है। अब किसकी आंखों से की है ये आपको बताना होगा, तो ध्यान रखें, खरगोश की लाल आंखों से की है। ध्यान रखें, खरगोश की लाल आंखों से की है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका पतंग संसार की सबसे, बच्चों आपको आंसर देना है, पतंग संसार की सबसे हल्की, इसमें क्या आ जाएगा? हल्की। ठीक है ना? हल्की और रंगीन वस्तु होती है। कैसी वस्तु होती है बच्चों? रंगीन वस्तु होती है। ध्यान रखें आप लोग, पतंग संसार की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु होती है। तीसरा है आपका मुहावरा आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सब जानते हैं, आंखें फेर ली उसने तो, यानी ध्यान ना देना। इसका सही का आंसर क्या होगा? ध्यान ना देना है, जब ध्यान ना देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका राजनीति में जो साम्यवाद है। राजनीति में जो साम्यवाद है वही साहित्य में क्या है बच्चों? वही साहित्य में वर्ण होता है। क्या होता है आपका? वर्ण होता है। ध्यान रखें, राजनीति में जो साम्यवाद होता है वही साहित्य में क्या होता है? उसे ही हम लोग वर्ण के नाम से जानते हैं। अच्छा बताइए कि दो वेद महाकाव्य और खंड काव्य हैं, सब लोग जानते हैं, सिंपल सा है। प्रबंध काव्य जो होता है ना, प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, एक तो महाकाव्य होता है, दूसरा खंड काव्य। ध्यान रखें, प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, एक महाकाव्य है, दूसरा खंड काव्य। बहुत बढ़िया। भीभत्स रस का स्थायी भाव, ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया। सब लोग जानते हैं कि भीभत्स जो रस होता है ना, उसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है बच्चों? लिख लेना आप लोग यहाँ पे, जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा, इसका सही आंसर है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 34वां प्रश्न है, रचना के आधार पर, कल भी बताया था, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है तब वह क्या कहलाती है? बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है तब वह भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? वह भाषा कहलाती है।
को रसराज कहा जाता है? कौन से रस को रसराज कहा जाता है? सब जानते हैं, जो श्रृंगार रस है ना उसको रसराज कहा जाता है। बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट है आपका छप्पे छंद मिलकर बना है, अभी बताया आपका रोला और उल्लाला को मिलाकर आपका क्या बना है? छप्पे छंद बना है। सिंपल सी बात है। कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में होते हैं। जी हाँ बच्चों, कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में आपके बताइए कितने वर्ण होते हैं, ये बता दीजिए चरण में। तो ध्यान रखें 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक मीरा को कहा जाता है। आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखें बच्चों, आधुनिक मीरा जो है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या कितनी है बच्चों? सब जानते हैं कि संचारी भाव जो है ना वो कितने हैं? 33 है। कितने हैं? 33 आपके संचारी भावों की संख्या है। तुलसीदास जी की रचना बहुत सारी हैं। वैसे तो तुलसीदास जी की रचना सब लोगों ने बहुत सारी पढ़ भी रखी होंगी, और जनरली हम लोग कहें तो आपकी विनय पत्रिका है। आपकी विनय पत्रिका इसमें सही आंसर आप लोग कह सकते हैं कि वो तो आपका यहाँ पे आपके 2 पॉइंट लिखे आएंगे, दोनों आप में से इसमें कौन सा सही होता है। ये हिंदी का रोल है कि आपके जो खालिस्तान आते हैं इनमें 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है ना, तो उसमें से कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। धोआ और रोला छंद मिलकर छंद बनाते, सब पता 3 बार आ गया ये, तो ध्यान रखें आपका धोआ और रोला आपका 42वां जो प्रश्न है बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना। रोला और लाला बना के छप्पे बना देते हैं, लेकिन दोहा और रोला मिलकर के कुंडलियां छंद बनाते हैं। ध्यान रखें कौन सा? कुंडलियां जो छंद होता है वो मिलकर बनता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? सब जानते हैं बच्चों कि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। क्या होता है बच्चों? रति होता है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ उसको कहा जाता है, जो सब कुछ जानता हो उसे। तुलसीदास ने मुख्य रूप से भाषा का प्रयोग किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तुलसीदास जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है ये आपको बताना होगा बच्चों। बताइए आप, सिंपल सा। तो ध्यान रखना उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? अवधी लैंग्वेज का उपयोग किया है। कवि ने कागज की तुलना किससे की है? कवि ने कागज की तुलना किससे की है बच्चों? बताइए। तो आपको पता है कवि ने कागज की तुलना खेत से की है। किससे की है? ये ध्यान रखें, खेत से की है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था बच्चों? जो भक्तिन थी उनका वास्तविक नाम क्या था? बताइए आप लोग। 47वां प्रश्न है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो सबको पता है भक्तिन का जो वास्तविक नाम था लक्ष्मण, सॉरी क्या था आपका? ध्यान रखें, लक्ष्मण था। क्या था? इधर कर लीजिए इसको, लक्ष्मण था, ये याद रखना आप लोग। लक्ष्मण का अर्थात मतलब लक्ष्मी था, ये कह सकते हैं, लक्ष्मी था। चलिए, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? तो मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। काले मेघा पानी दे, इसके जो लेखक हैं सबको अच्छी तरह मालूम है, धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु किसके रूप में प्रसिद्ध रहे हैं बच्चों? बताइए। तो ध्यान रखना, जो फणीश्वर नाथ रेणु ये प्रसिद्ध रहे हैं आपके आंचलिक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। किसके रूप में? आंचलिक साहित्यकार के रूप में ये प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें 50वां प्रश्न है आपका, एक गैर रूमानी समय के रचनाकार कौन है? तो एक गैर रूमानी रचनाकार के जो साहित्यकार हैं वो आपको बताना है। वो सिंपल सी बात है, ये आपके विष्णु खरे हैं। कौन? विष्णु खरे। ठीक है ना, विष्णु खरे आपके एक गैर रूमानी समय के रचनाकार हैं। 51वां आपका प्रश्न है बच्चों, लुट्टन सिंह वह व्यक्ति थे। तो लुट्टन सिंह जो व्यक्ति थे आपके, ये आपके ध्यान रखना बच्चों, लंबा चौड़ा व ताकतवर व्यक्ति थे। लंबे चौड़े ताकतवर व्यक्ति थे। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पुस्तक पर साहित्य अकेडमी द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया था। तो ध्यान रखें बच्चों, 52वां जो प्रश्न है, ध्यान रखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व पुस्तक पर, कौन सी पुस्तक पर? आलोक पर्व पुस्तक पर साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया। 53वां प्रश्न है, भारतीय साहित्य में
बहुचर्चित एक सदाबहार वृक्ष है। भारतीय साहित्य में बहुचर्चित एक सदाबहार वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है बताइए बच्चों। तो ध्यान रखें, अशोक। कौन सा वृक्ष है? अशोक जो वृक्ष है, अशोक वृक्ष कामदेव जी से संबंधित है, ध्यान रखें थोड़ा सा। आरगवद वृक्ष लोक में इसे क्या कहा जाता है? सब लोग जानते हैं, अमलतास कहा जाता है। क्या कहता है? आरगवद वृक्ष लोक में इसे आपका अमलतास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमलतास कहा जाता है। ठीक है। शीरीष के पुष्प को भी क्या कहा जाता है? जी हाँ, 55 में आपका प्रश्न है, शीरीष के पुष्प को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, शीत पुष्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत पुष्प कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे, शीत पुष्प भी कहा जाता है। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः की कथाकार हैं। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः की आपकी क्या है? कथाकार। सब जानते हैं रजिया सज्जाद जो है उर्दू की कथाकार हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा याद रखें। जयनंद कुमार का एक महत्वपूर्ण निबंध है, बहुत सारे हैं वैसे तो, अब जनरली बात करें, महत्वपूर्ण जो निबंध है वो है बाजार दर्शन। ध्यान रखें, बाजार दर्शन जो है हमारे हिंदी संबंधित है, जयनंद कुमार का एक महत्वपूर्ण निबंध है। नीलम देश की राजकन्या के कहानीकार कौन थे? तो नीलम देश की राजकन्या के जो कहानीकार थे वो कौन थे? वो भी आपके कौन थे? जैनेंद्र कुमार थे। ध्यान रखें, ये जैनेंद्र कुमार है, इनको आप लोग याद रख सकते हैं। बगलों के पंख कविता के कवि कौन थे? तो बगलों के जो पंख हैं उसके जो कवि थे वो थे उमा शंकर जोशी। कौन थे बच्चों? उमा शंकर जोशी। कौन थे बच्चों? उमा शंकर जोशी थे। बगलों के पंख। चांद का मुंह टेढ़ा, कल भी बताया था, चांद का मुंह टेढ़ा ये आपने किसने लिखे? सब जानते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध इसके रचनाकार। ठीक है बच्चों, 60 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ें, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। आपका बहुत बढ़िया चल रहा होगा, पढ़ाई आपकी अच्छी चली रही होगी, आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे हो, आप एग्जाम है और समय आपके पास बहुत कम है, अच्छी प्रकार से पढ़ते रहें, कहीं किसी कोई समस्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपके एग्जाम होंगे, बिल्कुल होंगे, इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें बच्चों। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।